नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में चुनाव में हार मिलने के बाद से कांग्रेस लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है। अब कांग्रेस ईवीएम की शिकायत को लेकर हाईकोर्ट भी पहुंच गई है, जिसके बाद हरियाणा में ईवीएम को लेकर सियासी पारा हाई है। चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में चुनाव के बाद से ही ईवीएम का जिन लगातार सियासत की गर्माहट बढ़ा रहा है। कांग्रेस ईवीएम पर दोष की सियासत से हटना नहीं चाहती और बीजेपी ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस के किसी भी आरोप को सच नहीं मानती। लिहाजा बीजेपी अपनी संगठन की मजबूती और निकाय चुनावों की तैयारियों में व्यस्त है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी हार की समीक्षा के नाम पर मंथन हो रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हार की सबसे बड़ी वजह ईवीएम है, लेकिन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद कुमारी सैलजा हार के कई और कारण भी गिना रही हैं। 8 बजे से काउंटिंग होनी थी। 7:30 बजे हमारे प्रभारी श्री दीपक बाबरिया जी, जो हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी हैं, उनके पास में मैसेज आता है। अगर उसी दिन 8 तारीख को जब ये आया मैसेज, तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबरिया जी कर देते या ये मैसेज हमें फॉरवर्ड कर देते, तो हम उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते और ये सारे जनता के सामने, सारे मीडिया के सामने ये ईवीएम का सारा बेनकाब हो जाता। तो हार के कारण हैं, उसमें कई कारण हो सकते हैं। बाकी इसका विश्लेषण तो पार्टी के अंदर किया जा रहा है। उम्मीद सबको थी, ये मैं नहीं कहूंगी कि भाई ये नतीजा ऐसे, निराशा सबको हुई है, जनता को भी हुई है, हमको हुई है, हमारे कार्यकर्ता को सबसे ज्यादा हुई है, जो कि अब 15 साल देख रहे हैं कि 15 साल हम विपक्ष में रहे। तो जो कारण है और जिसको जिम्मेवारी लेनी चाहिए उनको तो सबको लेनी भी चाहिए। वहीं अब ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट भी पहुंच चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बतौर होडल प्रत्याशी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की गई। वहीं बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में और भी हारे हुए कांग्रेस प्रत्याशी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि ईवीएम को हार का जिम्मेदार ठहराने वाले उदय भान ने पहले दीपक बाबरिया और संगठन न होने को हार का जिम्मेदार ठहराया था, तो अब ईवीएम पर वापस क्यों लौट आए? तो दीपक बाबरिया ने सारी चीजें लोगों को कह रहे हैं, मीडिया के सामने कह रहे हैं, सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सार्वजनिक रूप से मंचों से भी बयान दिए थे और संविधान को हाथ में लेके बयान दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो क्या करने वाले हैं। और उन्होंने आरक्षण को लेकर भी समाज में एक भ्रम फैलाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आरक्षण के बारे में भी उन्होंने झूठी बयानबाजी की। तो ये कांग्रेस पार्टी के स्वभाव में है, वो कोई ना कोई बात कहते हैं। और जब राहुल गांधी जी अमेरिका में गए और एक मीडिया के सामने उन्होंने उस बात को माना कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो एससी और ओबीसी समाज के लिए जो आरक्षण है उसको खत्म करने का काम करेगा, ये मीडिया के सामने अमेरिका में कहा। और आज तक उस बात का वो खंडन नहीं कर पाए, आज तक वो बता नहीं पाए ये बात उन्होंने वहां क्यों बोली थी। 8 तारीख की काउंटिंग थी। 4 दिन पहले नायब सैनिक माननीय जो आज मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा था, कॉन्फिडेंस भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और कांग्रेस के लोग ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। उन्होंने वही किया। बीजेपी ईवीएम पर कांग्रेस के आरोपों पर जमकर पलटवार कर रही है, साथ ही अपने संगठन का विस्तार और निकाय चुनावों पर भी पूरी तरह से फोकस कर रही है। संगठन विस्तार के लिए बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत 30 नवंबर तक 50 लाख सदस्यों को बीजेपी के साथ जोड़ने का लक्ष्य है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार बीजेपी का मंथन हो रहा है। सीएम नायब सैनी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और सभी वरिष्ठ बीजेपी नेता इस मिशन में जुटे हुए। साथ ही निकाय चुनावों पर भी बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बहरहाल ईवीएम पर हरियाणा में सियासी तनाव बरकरार है।
अब देखना ये होगा कि ईवीएम का जिन्न हरियाणा की सियासत के और कितने रंग दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चलिए, कांग्रेस की हार को लेकर, कांग्रेस के आरोपों और ईवीएम को लेकर जिस तरह से हाईकोर्ट का रुख किया गया है उदय भान की ओर से बतौर उम्मीदवार, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता योगेश सेहाग डिबेट में हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजेंद्र रेणु प्रवक्ता इनेलो और राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। प्रियदर्शनी जी, पहले भी हमने चर्चा की इसी मुद्दे को लेकर, जब उदय भान ने ये आरोप लगाया कि हमें एक मैसेज तो मिल गया था दीपक बाबरिया को 8 तारीख को सुबह, हालांकि उन्होंने मैसेज को फॉरवर्ड नहीं किया, पीसी उस वक्त नहीं की, तो अब हमें जानकारी मिली है, अब ये खुलासा हम कर रहे हैं कि ईवीएम की फ्रीक्वेंसी सेट कर ली गई थी 14 हलकों को लेकर। लेकिन आज जिस तरह से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, ईवीएम को लेकर कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस की हार नहीं हुई है और बीजेपी की जीत नहीं है, बल्कि ये तंत्र की हार है, ये लोकतंत्र की हार है और ईवीएम सेट कर ली गई थी, इसलिए कांग्रेस हारी है। तो क्या कहेंगे इन तमाम आरोपों को लेकर? ज्योति जी नमस्कार आपको और बाकी साथियों को भी प्रणाम। जस करनी तक भोग न दाता, नरक जाए अब क्यों पछताता। जैसे इनके कर्म थे वैसे इनको फल मिले। अब उसके बाद ये अपने कुछ भी आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, ये इनकी ये आदत है। ईवीएम कर्नाटका में नहीं खराब हुआ, ईवीएम तेलंगाना में नहीं खराब हुआ, हिमाचल में नहीं खराब हुआ, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां नहीं खराब हुआ, ईवीएम हरियाणा में खराब हो जाता है। ठीक है। और बाबरिया जी कौन है? बाबरिया जी प्रभारी है कांग्रेस के। ठीक है, प्रभारी थे, फ्लॉप प्रभारी, और उनका पूरा इतिहास फ्लॉप प्रभारियों का है। ठीक है, जब तक जहां जहां गए वहां बेड़ा गर्क करके गए। अब बेड़ा गर्क उनके ऊपर ना आ जाए, इसलिए वो ईवीएम पे और अफसरों पे और इलेक्शन कमीशन पे किसी न किसी पे नाम लगा रहे हैं। इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? ये जो मैसेज ये दिखा रहे हैं, या जिस मैसेज के बारे में उदय भान जी अभी बोल रहे थे, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? सीआईडी है, सीबीआई है, क्या है ये क्या है? ये किस एजेंसी से इनको मिला है? पहले इसकी पुष्टि करें। झूठ मूठ उन अफसरों पे, उन लोगों पे, किसी एजेंसी से नहीं मिला, किसी व्यक्ति ने लिखा है, किसी एक व्यक्ति ने लिखा है, किसी एक व्यक्ति ने लिखा है, किसी एजेंसी ने नहीं लिखा है। सीबीआई सीआईडी इनको क्या जानकारियां लेंगे? एग्जैक्टली मेरा यही करेक्ट मेरा यही पॉइंट है कि इनकी क्रेडिबिलिटी, इस मैसेज की क्रेडिबिलिटी क्या है? हु इज ही? ये प्रभारी थे, अपनी जान बचाने के लिए ये सब नॉनसेंस बातें कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। मैं आज आरोप बाबरिया जी पे लगा रही हूं कि बाबरिया जी चाहते ही नहीं थे कि कांग्रेस जीते। मैं आज हुड्डा जी पे आरोप लगा रही हूं, हुड्डा जी चाहते ही नहीं थे कि शैलजा जी को क्योंकि मुख्यमंत्री बनाने जा रहे थे तो इसलिए वो चाहते ही नहीं थे कि कांग्रेस जीते। क्या मान जाएंगे आप मेरी बात? आप क्या मानेंगे मेरी इस बात को? मैं भी एक 4-5 मैसेज फॉरवर्ड कर देती हूँ। ये सब क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं बाबरिया जी? मतलब कभी हॉस्पिटल चले जाते हैं, कभी उसके बाद नकली हॉस्पिटल में पर्चियां बना रहे हैं, उसके बाद फिर मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। उदय भान जी बोल रहे हैं कि हमें पहले पता होता तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। अरे हार स्वीकार करिए, गंभीरता लाइए। अब समय आ गया है कि आपको एक मुख्य विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। आप सब ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम लगातार अपना सदस्यता अभियान कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी गुड़गांव में आए थे, साउथ कोरिया का डेलीगेशन आया था जिसमें हमने फॉरेन फंडिंग पे भी चर्चा की है। लगातार हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है। आज ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हॉस्पिटल का शिलान्यास किया है। तो आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग तो लगातार अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ एक दूसरे से कबड्डी खेल रहे हैं। क्या इससे कुछ किसी का भी फायदा है? मैं तो बोल रही हूँ कांग्रेस का भी फायदा नहीं है। और कुमारी शैलजा जी तो कहते हैं ना, अपनी सत्य बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं सकती क्योंकि पार्टी के नाते मजबूर है, पार्टी सीनियर लीडरशिप के नाते मजबूर है। लेकिन क्या उन्होंने एक भी बार ये बोला है कि ना हो सकता है ईवीएम की गलती हो? वो एक बार भी उनकी एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए अभी से अभी तक की। उनकी एक स्टेटमेंट मैंने देखी, उन्होंने एक बार नहीं बोला कि ईवीएम की गलती है। वो तो साफ साफ बोल रही है कि संगठन की गलती है। ये लोग मानने को तैयार नहीं है। हुड्डा साहब को उनको दिक्कत ये हो रही है कि कहीं नेता प्रतिपक्ष किसी और को ना बना दे, किसी और पे, इसलिए ईवीएम बेचारी पे ठीक फोड़ देते हैं, बाबरिया जी पे फोड़ देते हैं।
तो ऐसे नहीं होता। राजनीति में आपको अपनी हार जो है वो भी बड़ी ग्रेविटी के साथ स्वीकार करनी चाहिए और अब काम पे लगना चाहिए। ये लोकतंत्र का बिल्कुल, सरकार ठीक है, देखिए घूमते रहते हैं, इससे काम नहीं चलता। कार्य तो सरकार को ही करने, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी की भी बड़ी भूमिका हो जाती है सियाग जी, जनता के मुद्दे उठाने के लिए। सत्र चला गया, नेता विपक्ष आप लोगों के पास नहीं था। आज पवार साहब भी कह रहे हैं, कृष्णलाल पवार ने कहा कि आप अपना नेता विपक्ष तो बना लीजिए, बीजेपी की कमियां बाद में निकालेगा। खैर, हमने पहले भी चर्चा की है इसी बात को लेकर। अब प्रियदर्शनी जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तमाम बातें झूठी कर रही है, मैसेज आने से लेकर, बाबरिया को मैसेज आया, फॉरवर्ड किया गया, नहीं किया गया, या ईवीएम में जो गड़बड़ी के आरोप हैं ये भी सभी झूठे और बेबुनियाद आरोप हैं। क्या कहेंगे? देखिए, नमस्कार ज्योति जी, प्रवक्ताओं को भी नमस्कार, राम राम। देखिए, जहां तक विषय ईवीएम का, और देखिए जो परसों चौधरी उदयभान जी को जो मैसेज मिला है उससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि 7:30 बजे बावरिया जी को मैसेज आना और वो ही 14 सीटें, 14 की, क्योंकि देखिए टाइमिंग, आप ये देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ उदयभान जी बोल रहे हैं, मैं समझता हूं, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बावरिया जी के फोन में वो टाइमिंग भी उसमें लेटर में है 7:30 बजे। तो वो 14 सीटें उन्होंने अपनी मर्जी से तो बनाई नहीं। 14 की 14 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती है, और बहुत कम और अनएक्सपेक्टेड जीत है वो 14 सीटों की। तो आप देखिए, एक विपक्ष की मुख्य पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनके प्रदेश अध्यक्ष जब ये आरोप भी लगा रहे हैं कांग्रेस के, और आज उन्होंने रिट फाइल भी की है हाईकोर्ट में, तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को इसकी गंभीरता से जांच करवानी चाहिए। एजेंसी से एक छोटी सी जांच में ये स्पष्ट हो जाएगा कि जिस व्यक्ति ने उनको मैसेज किया उस व्यक्ति से जब पूछताछ होगी सारी बात क्लियर हो जाएगी। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप परसों देखिए ना महाराष्ट्र में क्या हुआ। नहीं, व्यक्ति से पूछताछ कौन करेगा? आप लोगों ने सरकार से जांच की, ठीक है, कल उदयभान प्रेस वार्ता करते हैं, आज उदयभान चले गए हाईकोर्ट उम्मीदवार के तौर पर। तो क्या सरकार से किसी एजेंसी से जांच हुई, मांग की गई थी पहले, या फिर व्यक्ति की तो आप लोग सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं कि नाम अगर सामने आ गया तो व्यक्ति का तो मर्डर तक हो सकता है? आप लोग तो इस तरह की आशंका जाहिर कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने पत्र लिखने वाले या मैसेज भेजने वाले व्यक्ति की सुरक्षा की मांग की हरियाणा सरकार से कि ये व्यक्ति है, इनको आप सुरक्षा दे दीजिए, या फिर हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की गई? नाम तो आप लोग, व्यक्ति से क्या पूछताछ होगी? नाम तो आप लोग खुद ही सामने नहीं ला रहे। उनकी पहचान, आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय हो सकता है, वो सरकार उसकी जांच करवाए। इतना बड़ा एलिगेशन लगा है भारतीय जनता पार्टी पर ईवीएम हैक करने का। और देखिए, हैक करना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी डिवाइस है उसको हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा विषय नहीं है। आज क्यों अमेरिका जैसे देश बैलेट पेपर पे आ गए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी एविडेंस है ज्योति जी। आपके समय में ईवीएम से चुनाव होते थे, नहीं होते थे? ये बीजेपी ईवीएम लेकर आई है क्या सियाग जी? आप जहां महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वहां बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहे हैं? कर्नाटक में जीते हो, हिमाचल में जीते हो, तेलंगाना का भी जिक्र कर रही थी प्रियदर्शनी जी, क्या वहां ईवीएम से आप लोग नहीं जीते हैं क्या? और महाराष्ट्र या झारखंड में मान लीजिए कहीं आप लोग जीत जाते हैं, तो क्या उस जीत को भी स्वीकार नहीं करेंगे जिस तरह से हरियाणा में हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप एक बात की गंभीरता देखिए ज्योति जी, आप बड़ी डीपली वो ऑब्जर्व करते हो, मैं समझता हूं। आप एक बात देखिए, 1.5 महीने बाद अगर वैसे ही एलिगेशन लगाने होते तो हम 1.5 महीने पहले भी लगा सकते थे। ये हमने विद प्रूफ लगाए हैं, टाइमिंग है उसमें 8 तारीख की, काउंटिंग 8 बजे स्टार्ट होती है। और एक और देखिए, मुख्यमंत्री जी के आप बॉडी लैंग्वेज देखना, उन्होंने ये कहा कि सारी आप जो कह रहे हैं आपकी बात का उत्तर आपके सवाल में ही है। जो मैसेज आया कि उसकी सीरियसनेस तो इसी बात से खत्म हो जाती है कि 8 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे बाबरिया को मैसेज किया जाता है, 20 नवंबर को, उसी दिन नहीं, उसके बाद भी नहीं। मैं कल भी ये कह रही थी, दोपहर तक आप लोग लगभग हार गए थे, आप लोग जानते हैं इस बात को। तभी आप लोग कहने लगे थे कि मशीनों की जीत है, मनुष्य की हार है, हुड्डा साहब ने कहा। तो ये आप ये समझाइए ना कि 8 अक्टूबर को जो मैसेज आया गया जिसमें कहा गया है कि ईवीएम की तो सेटिंग हो गई है जी, आप लोग तो ये सीटें हारने वाले हैं, 20 नवंबर को आकर के आप लोगों की नींद टूटती है कि अब प्रेस वार्ता हो जाए, अब खुलासा कर दिया जाए, अब आरोप लगा दिए जाए।
गंभीरता से लिया था आप लोगों ने, ऐसा नहीं या है। दीपक बावरिया ने गंभीरता से नहीं लिया? और अगर उनको मैसेज आया तो मुझे नहीं लग रहा कि वो मीडिया के सामने आए भी हैं। दीपक बावरिया की ओर से तो कुछ भी नहीं कहा गया अभी तक। देखिए, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उन्होंने अपनी अपनी एविडेंस दी है। हर क्षेत्र से कलेक्ट करने में समय लगता है ज्योति जी। इस तरह आरोप नहीं लगा दिए जाते, कुछ फैक्ट के साथ आरोप लगाए जाते हैं। और हमने 1.5 महीने बाद आज कोर्ट में भी गए हैं, हम 2 दिन बाद भी जा सकते थे। हमने एविडेंस कलेक्ट करी हमारी अलग से सारी जो मॉनिटरिंग है हमारी, क्योंकि देखिए ये लोकतंत्र बचाना है। आज हो गया सो हो गया, आगे के लिए तो ये लोकतंत्र बच जाए कम से कम। अगर वास्तव में ऐसा है, आप मान लीजिए, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, अगर वास्तव में ऐसा है तो देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो हमें इसकी गंभीरता को समझना होगा और इसकी गहराई से जांच करवानी चाहिए और इसकी सरकारी एजेंसी से खुद चुनाव आयोग जांच करवाए। मैं समझता हूं इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए पूरे विषय की। रेणु साहब, क्या आप लोग यकीन कर पा रहे हैं कांग्रेस के इन आरोपों पर? 8 तारीख को मैसेज आते हैं, 20 नवंबर को उदयभान पीसी करते हैं और आज हाईकोर्ट चले जाते हैं बतौर उम्मीदवार। ज्योति जी, देखिए, इनका समय पर संगठन बना नहीं, इनकी समय पर टिकट बटी नहीं, और अब जो ये मैसेज आया है, इस मैसेज को भी ये समय पर नहीं देख पाए, नेता प्रतिपक्ष इनसे समय पर नहीं बना। आखिर कांग्रेस को हो क्या रखा है? हर काम ही लेट। अब कहते हैं कि इस मैसेज के कारण ऐसी स्थिति बनी है कि लोकतंत्र को खतरा है। यदि ये मैसेज इतना महत्वपूर्ण था तो 8 अक्टूबर सुबह 7:30 बजे का मैसेज है और 20 तारीख 20 नवंबर को 1.5 महीने बाद इसको सार्वजनिक करने का काम करते हैं, तो कहाँ की इसमें क्या सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं, सब झूठ है। कांग्रेस वाले लोग अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में इनकी जो किरकिरी हो रही है, इनकी आपसी लड़ाई के कारण जो इनको हार मिली है, भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार इन्होंने बनवाने का काम किया है और जनता इनको सुना रही है बातें। इसलिए जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए, उसमें झूठा भ्रम फैलाने के लिए ये लोग अपना मुंह छुपाने के तरीके नए नए ढूंढ करके लेकर के आ रहे हैं। और यदि एक प्रभारी, प्रदेश का प्रभारी, कांग्रेस का महासचिव उस व्यक्ति का नाम बताने में डर रहा है जिसने ये मैसेज दिया है, तो काहे की पार्टी है? काहे की ये सत्तासीन पार्टी होने वाली है, जब वो एक इतने गंभीर मुद्दे के ऊपर उस आदमी को सामने लेकर के नहीं आ रहे हैं? आदमी को सामने लाए ना लाए, ठीक है रेणु साहब, जब 8 तारीख को सुबह 7:30 बजे मैसेज आ गया था फोन पर, दोपहर 12 बजे के आसपास शुरुआत में, हालांकि जब बैलेट पेपर काउंट किए जा रहे थे, आप जानते हैं, ये कहा गया कि तब कर्मचारियों ने शायद उनका ही वोट काउंट किया जा रहा था। कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिल रहा था हरियाणा में, लेकिन उसके बाद जैसे ही ईवीएम खुली, कांग्रेस पिछड़ती नजर आई। तब भी बावरिया ने नहीं कहा। उस दिन का छोड़िए, अब 20 नवंबर को अब भी बावरिया तो नहीं कह रहे, उदयभान ही कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेनापति चूंकि हार गए तो वो अपनी हार को पचा ही नहीं पा रहे हैं, होडल से उदयभान अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। मेरे ये 14 सीटों के नाम दिए हुए हैं, अखबार में मैंने पढ़ा उनका। उनमें से एक सीट मेरे झील जिला की है, उचाना की। उचाना में 32 वोटों से कांग्रेस की हार होती है और उसका सीधा सीधा हार का कारण मैं बता देता हूँ क्या हुआ। 3 कैंडिडेट कांग्रेस के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें से एक को 32,000 के आसपास वोट मिलती है, दूसरे को 10,000 के आसपास मिलती है, 7,500 वोट लोग तीसरे कैंडिडेट को मिलते हैं। ये सारी कांग्रेस की तो वोटें बच रही है, तो क्यों इन्होंने अपने आप को संगठित रखने का काम किया? ईवीएम कहाँ खा गई इनको तो अपने ही खा गए। खुद कांग्रेस ने ही कांग्रेस को खाया है और किसी ने नहीं खाया है। ये सब जो है ना, एक वो कहते हैं ना, सांप निकल गया और लकीर पीटी जा रही है, तो इससे फालतू और कुछ नहीं है। अब पछताए हो क्या? जब बीजेपी तो गई खेत, अब तो ये सिर्फ पछतावा भर मारकर घूम रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। इनकी अपनी रणनीतिक फेल थी, इनकी अपनी कमियों के कारण ये पार्टी हारी है। प्रदेश की जनता वास्तव में इनकी सरकार बनाना चाहती थी, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने अपनों ने ही अपनों को खाने का काम किया है, तो उसके कारण ये हारे हैं। और अब इधर उधर की बातें करके प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम प्लीज आप ना करें। अगर आप में दम है, फिर भी आप कहते हो, कांग्रेस वाले कहते हैं कि हाँ ऐसा मैसेज था, उस मैसेज से हमें शक है कि ईवीएम हैक हुई है,
तो ये तो पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक संदेश होगा। आपकी पार्टी की तो वाहवाही होगी। आप लाइए उस आदमी को सामने, सबके सामने लाइए और इसको प्रूव करके दिखाइए। क्यों आप लोग करें? देखिए क्या क्या कहते हैं बाबरिया जी, अखिलेश भान जी, यदि उस आदमी का नाम बताया तो उस आदमी का मर्डर हो सकता है, उसको मरवाया जा सकता है। क्यों भाई? क्या सरकार को स्पष्ट करो, सरकार की जिम्मेवारी होगी। ले भाई, इस व्यक्ति ने हमारे को संदेश भी भेजा है और ये व्यक्ति है, इसकी सुरक्षा भी कीजिए और इसकी जांच भी कीजिए। ये वाही आपके उन दिनों सरकार से बातें कर मांगिए, रहे हैं। सरकार सुरक्षा नहीं दे रही, अदालत आप जाइए। ये थोड़ी कि आप किसी को छुपा कर बैठ जाएं कि हमने अगर नाम भी बता दिया तो मर्डर हो जाएगा। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो और बड़ा अपराध है। ये कांग्रेस वाले और बड़ा अपराध कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति को छुपा कर। चलिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही और आपका उत्तर भी लगभग खत्म हो गया है। जादौन साहब, याचिका जो लगाई गई है हाईकोर्ट में, क्या इसका कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ऐसा बनता है कि अदालत याचिका पर सुनवाई करे या फिर गंभीरता से लिया जाए, आगे कुछ हो? दूसरे जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि 14 हलकों का जिक्र है, वो भी अदालत पहुंचे, क्या लग रहा है आपको? तो उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होगी, हाईकोर्ट समझता होगा कि जांच के लायक है, तब तो ठीक है। नहीं तो प्रारंभिक स्थिति में ही जो है याचिका खारिज हो सकते हैं। कई बार हाईकोर्ट जो है और ये और कहता है कि कोर्ट का समय खराब करने के लिए आ जाते हैं और इन पर जुर्माना लगाया जाए, तो कई बार ये भी हो सकता है। लेकिन ठीक है, अगर मान लो जांच भी हो जाती है तो ईवीएम के इतिहास में एक अध्याय और जुड़ जाएगा कि इस तरह का मामला भी आया, हाई कोर्ट में रिट हुई और हाई कोर्ट ने जांच कराई और परिणाम ये रहे। तो देखते हैं कि क्या होता है। सवाल ये है कि ये पत्र जब उसका आधार क्या, आजकल तो बड़ा वाय फैलाने का भी जोर चलता है। लोग तो कहते हैं फ्लाइट में जो है बम रखा हुआ है, पता चलता है कि कोई बम ही नहीं था और कई फ्लाइट जो है इसलिए लैंड करनी पड़ी और उनको नुकसान हो गया फ्लाइट को। उनकी एयर कंपनी जो विमान कंपनियां हैं उनको तमाम नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ये अफवाहों का दौर भी है, क्या कहा जा सकता है। अब देखते हैं कि हाईकोर्ट उस पर क्या स्टैंड लेता है, उसकी क्या स्क्रूटनी करता है। हो सकता है कि वो इनसे कुछ और जवाब मांगे और कुछ मटेरियल की मांग करने लग जाए, या हो सकता है कि वो कोई ऑर्डर कर दे कि भाई ये जो लेटर आया है इसकी जांच करवाई जाए। ईवीएम के बारे में तो वो क्या कहेगा? पहले तो जो है लेटर की सत्यता की भी जांच होनी चाहिए कि वो वास्तव में किसने किस आधार पर, वो जो लेटर भेजने वाला व्यक्ति है उसकी क्या अथॉरिटी है, क्या पहुंच है, ईवीएम को उसने कैसे जान लिया कि उसमें सेटिंग हुई है, क्या वो उस सिस्टम से जुड़ा हुआ आदमी है, क्या है। तो इसकी जांच होगी तभी कुछ नतीजा निकल पाएगा। तो ठीक है कि आप माहौल बनाने के लिए कुछ भी कहते रहिए, तो ये देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, प्रियदर्शनी जी, जादौन साहब जो कह रहे हैं कि देखिए अगर जांच हो, क्या कोई सिस्टम से जुड़ा इंसान है, कोई व्यक्ति है, क्योंकि अगर कोई मैसेज आया भी है, यही मान लें कि आया ही है, अब वो फर्जी है, किसने किया है, क्या कोई इत्तेफाक है, क्या हुआ है, लेकिन जांच तो कम से कम हो। आप लोग भी ठीक है इनके आरोपों को तो खारिज कर रहे हैं कि जी कांग्रेस तो हार गई है और कांग्रेस की हर बार की ये कहानी है, हार गए तो ईवीएम का रोना रोएंगे, जीत गए तो अपनी जीत मानेंगे। लेकिन आप लोग भी ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ, जो भी मैसेज दीपक बाबरिया को आए हैं हम उनको गंभीरता से लेते हैं और हम जांच करवाने को तैयार हैं। ज्योति जी, पहली बात तो कि पूरी कांग्रेस पार्टी, हरियाणा कांग्रेस को ही हम सीरियसली नहीं लेते हैं, तो ये बाबरिया जी के मैसेज को क्या सीरियसली लेंगे? ये तो टाइम पास कर रहे हैं। इस पे क्या इतने गंभीर विषय हरियाणा में चल रहे हैं, पूरे देशवर्ष में चल रहे हैं। इनके जो मुखिया हैं श्री राहुल गांधी जी, अभी आपके चैनल में आने से पहले ही मैं एक देख रही थी कि ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश बैठे हुए थे, जो आज तक जीवन में कभी सरपंची का चुनाव नहीं जीते हैं। उनका जीवन में मुख्यतः उद्देश्य एक ही है कि मैं आपको बताऊं कि किसी तरीके से मेरी राज्यसभा की सीट बची रहे, चमचागिरी करके, चाटुकारिता करके। तो जिस व्यक्ति का उद्देश्य और कुछ भी इनको अंड शंड बताते रहते हैं, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और ऊपर की जिसको कहते हैं ना विदेशी ताकतों से जो हिंदुस्तान को, भारत को ध्वस्त करना चाहती है, उनके साथ मिले हुए हैं ये लोग। तो इनकी मानसिकता है। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, सबसे बड़ी बात कि एथेंटिसिटी पे तो डेफिनेटली क्वेश्चनेबल है ही। उससे भी इंपॉर्टेंट ये बात है कि मेरे पास भी आज से, ये तो अभी इन्होंने 1.5 महीने बाद मैसेज दिया है, मेरे को तो 8-10 दिन पहले एक मैसेज आया था कि हुड्डा साहब खुद 17 सीटें हरवा रहे थे। अब अगर बाबरिया जी का मैसेज सही है तो फिर जो मेरे को वही मैसेज फॉरवर्ड हुआ अज्ञात व्यक्ति का, वो भी सही होना चाहिए और उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्यों?
उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्यों बाबरिया जी कोई सर्टिफिकेट लेके सच्चाई का सर्टिफिकेट लेके तो नहीं घूम रहे, और ऐसा नहीं कि वो जो मैसेज मेरे पास आया वो गलत होगा। और ये बात इस प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या, बाबरिया जी सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं इसका पता नहीं, लेकिन जो सीटों का ब्यौरा मुझे दिया गया उसमें सारी कांग्रेस हार गई है। तो इसका मतलब कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है, ये जो बोल रहे हैं वो गलत है। आपको समझने की जरूरत है इस तरीके से ये जनता का अपना खुद का, और मैं बता रही हूँ सबसे ज्यादा हरियाणा के लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत रोचक तो है अपने आप में कि जिन सीटों का नाम है वहां हारी तो है कांग्रेस। हालांकि ये बिल्कुल नहीं है कि उनके अलावा कहीं नहीं हारे हरियाणा में, दूसरी अन्य सीटें जहां हारे हैं, लेकिन ये जो सीटें हैं जिनका जिक्र किया गया है उन सभी हलकों में हारे हैं। हारी तो है कांग्रेस। गोगी जी तो कुछ और बोल रहे हैं, गोगी जी ने तो कुछ और बोला है। हाँ, गोगी जी तो बोल रहे हैं जी, और ये वही गोगी जी हैं जिसकी असंध में जब रैली हुई थी तो राहुल गांधी ने हरियाणा में सबसे पहली अपनी आगाज रैली की शुरुआत जो की थी वो गोगी जी की विधानसभा से की थी। ये वही गोगी जी हैं जिन्होंने बोला था अपनी स्पीचेस में चुनावों के समय में, आपने भी सुना मैंने भी सुना जी, पहले तो मैं अपना घर भरूंगा, रिश्तेदारों को देखूंगा, उसके बाद कुछ और काम करेंगे, उसके बाद नौकरियां लग जाएंगी। तो आप समझिए इनकी बेसिकली मानसिकता क्या थी। ये वो लोग हैं, ये वो कांग्रेसी हैं जिन्होंने आवेदन करने के लिए, टिकट का आवेदन करने के लिए 20-20 हजार रुपए अपने कार्यकर्ताओं से ले लिए। मैं तो ये भी क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ अपने कांग्रेस के साथी प्रवक्ता से कि ये बताते योगेश जी कि उनको क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जिन लोगों के आपने 20-20 हजार रुपए लिए उनके लौटा देने चाहिए जिनके आवेदन थे। आपको नहीं लगता रिटर्न पॉलिसी इस चीज पे होनी चाहिए? इस पे कोई चर्चा नहीं कर रही है कांग्रेस। क्यों? एक गरीब व्यक्ति क्या कांग्रेस में, मेरे यहाँ जो चौकीदार भाई है वो भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखता था कांग्रेस से, लेकिन बेचारे के पास 20 हजार रुपए नहीं थे, तो क्या इसका मतलब कि उसका हक नहीं है चुनाव लड़ने का? मैं तो ये बात को एकदम पूर्ण रूप से बोल रही हूँ। आप कुछ जवाब नहीं दे रहे और जब हम बात रखते हैं तो आप ऐतराज जताते हो। सिर्फ सिविल कमर्शियल पार्टी है, उनको और किसी से कोई मतलब नहीं है। यही कारण है कि ये हाशिए पे है। अरे बापू बेटा सोते थे तो सीएम का सपना देख के सोते थे, सीएम का सपना उठते थे तो सीएम बोलते थे। अब वो सपना धाराशायी हो गया। 1-1.5 महीने तो ये लोग सदमे में ही थे, सदमे में थे, सदमे से जागे तो चले सोचा कि खेलो नहीं, अभी सदमे से निकल पाए क्या? आइए नेता बीजेपी क्या मान रही है? कांग्रेस निकल गई है सदमे से? अभी सदमे में ही है। जैसी उलुल जुलुल ये बातें कर रहे हैं ज्योति जी, ये सदमे में ही है, मैं बता रही हूँ। ऐसी बातें कौन करेगा? अगर इनका मैसेज सही है तो फिर जो मेरे मोबाइल पे मैसेज आया वो भी सही है। क्या ऑथेंटिसिटी है सियाग जी? क्यों ये कह रही है मेरे पास मैसेज आया है, रश्मि जी कह रही मेरे पास भी आया था कि हुड्डा साहब खुद ही 17 सीटें हरवाना चाह रहे हैं। देखिए ज्योति जी, इन्होंने मुद्दे से इनका ध्यान भटका दिया। इन्होंने जो बात आप इनसे पूछ रहे थे उसका तो जवाब ही नहीं दे रहे। देखिए हमारी कोई बात की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन आपको जांच करवाने में क्या ऐतराज है? जब हम गलत तो है ही, प्रदेश को और हरियाणा को, पूरे देश को ये पता लग जाएगा। कहां से मिला? आगे से कांग्रेस पार्टी लगाना तो बंद कर देगी। आप जांच में आप क्यों घबरा रहे हो इतना? आपको और आप बात अच्छा, कश्मीर में ईवीएम खराब था या नहीं था ये बता दीजिए बताता हूँ योगेश जी। कश्मीर में ईवीएम खराब था या नहीं था? अच्छा, कश्मीर में ईवीएम खराब था या नहीं था ये बताइए। जो आपके राष्ट्रीय महासचिव से जो धनबल करोड़ों रुपए पकड़े गए, वो जवाबदेही किसकी है? वही प्रभारी हरियाणा के भी होते थे, वो आप बता दीजिए ना प्रदेश की जनता को। ईवीएम खराब था, मैं क्यों बताऊं? आप बताओ ना, आप ही ईवीएम पे आरोप लगा रहे हो। नहीं, आप बताओ, मुंबई में होटल से पैसे पकड़े गए करोड़ों रुपए आपके राष्ट्रीय महासचिव से, और उसको 9.5 लाख रुपए दिखाया गया। आप बताइए वो क्या कर रहे हैं? आप फिर मुद्दे से भटक रहे हो, फिर आप आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हो। नहीं, आप आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हो, फिर आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हो। आप ये बताओ ईवीएम कश्मीर में खराब थी नहीं? अरे योगेश जी, न कर्नाटक में खराब हुई ईवीएम, न तेलंगाना में खराब हुई, न हिमाचल में। अरे प्रभु, झूठ बोलते वक्त कुछ तो सोचो। अरे भगवान से डरो, श्री राम से डरो बोलते वक्त, तभी आप लोगों का ये हाल है। नहीं, कांग्रेस पर तो बात कर रहे हैं। जवाब ही नहीं।
कांग्रेस पर बात कर रहे थे, क्या ये कांग्रेस पर बात नहीं कर रही थी अपने उत्तर में? सेहवाग जी, क्या ये कांग्रेस पर बात नहीं कर रही थी अपने उत्तर में? मैं भी तो भाजपा पे ही बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं? मुद्दा क्या है? कांग्रेस नहीं है क्या? महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए पकड़े गए, उसका जवाब दीजिए। क्या मुद्दा कांग्रेस जो आरोप एक तो आपकी पार्टी को लेकर, आपकी पार्टी जो आरोप लगा रही है उनको लेकर हम डिबेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी हमें तो कांग्रेस पर बात ही नहीं करनी। आपके नेता आकर प्रेस वार्ता करते हैं, आरोप लगाते हैं ईवीएम हैक हो गई है, हाईकोर्ट चले जाते हैं, प्रवक्ता कह रहे कांग्रेस पर बात क्यों कर रहे हैं? प्रवक्ताओं को परेशानी है कि कांग्रेस पर बात क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस क्या कर रही है आप देखिए ना, मुद्दा तो आप लोग मेरे बैठे बैठाए। दर्शक देख रहे हैं। दर्शक क्या देख रहे हो? दर्शकों पर आप छोड़ दीजिए, आप दर्शकों पर छोड़ दीजिए, दर्शक देख रहे हैं। मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ दर्शक सुन रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो भी दर्शक सुन रहे हैं। हम कांग्रेस पर चर्चा कर रहे हैं। अब अनिल विज ये कह रहे हैं आप लोगों का ये रोना चलता रहता है, कांग्रेस की झूठ की यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है कि हार जाओ तो ईवीएम का रोना रो, ये कहा गया अनिल विज की ओर से। मोहनलाल बड़ोली कह रहे उदय भान अपने दिमाग का इलाज करवाए, इस पर उत्तर दें आप। सवाल पूछ रहा हूं, देखिए मोहनलाल बड़ोली जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में संस्कार नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो इतनी अमर्यादित भाषाएं प्रयोग करते हैं। अच्छा। वो मोहनलाल बड़ोली जी कहा है जिन्होंने उन्होंने अपनी पार्टी पे ये बाबर की मजार में जाने वाले लोग आज हमें बताएंगे संस्कार क्या होता है। प्रदेश अध्यक्ष होते हुए कार्रवाई नहीं करवा सके। ज्योति जी जवाब मांगिए ना इनसे। मोहनलाल बड़ोली जी ने आरोप लगाए थे मेरे साथ भित्तरघात हुआ है, बाबर की मजार में जाने वाले आज हमें बताएंगे भारतीय संस्कृति क्या होती है। मोहनलाल बड़ोली जी बेचारे स्पष्ट कर चुके हैं कि मुझे तो भाजपा ने हरवाया है और वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। अब भी वो बार बार कह रहे भीतरघात करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मोहनलाल बड़ोली जी लड़े ही नहीं है अभी नहीं लोकसभा, अरे प्रियदर्शनी जी लोकसभा लड़े थे, हारे थे लोकसभा। अच्छा लोकसभा कहा भी था कि हाँ भीतरघात हुआ है, लोकसभा और ये क्लिप भी उनकी ओर से खुद ही शेयर की गई थी, खुद ही जारी की गई थी। नहीं, उस पर तो अब भी कह रहे हैं पार्टी हाईकमान की जानकारी में सब कुछ है, दिल्ली में सारी बातों की जानकारी, ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं होगा। तो जवाब मांगे ना आप, प्रियदर्शनी से जवाब मांगे, जो उनके खिलाफ जो काम किया उन लोगों पर क्या कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी ने, आप जवाब मांगे। सेहवाग जी मुद्दा क्या है? अब क्या परेशानी है आपको? आप क्यों समय बर्बाद करते हैं? कल भी आप इसी तरह से कर रहे थे। मैं कांग्रेस को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, आप कह रहे बीजेपी पर बात करें, जब मेरा मुद्दा ही कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो है, मैं क्यों करूं दूसरे मुद्दे पर बात? कल भी आप इसी तरह से कर रहे थे, आज भी। तो कांग्रेस का मुद्दा है, कांग्रेस आरोप लगा रही, एक बार इनको म्यूट कीजिए और इनाम कीजिए इनको। कांग्रेस आरोप लगा रही ईवीएम हैक की गई है, उदय भान सामने आए थे, प्रेस वार्ता की गई, दीपक बाबरिया को मैसेज आया, बताया गया, इनकी ऑडियो डाउन कीजिए, आप सुन लीजिए मुद्दा। अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है कि चल क्या रहा है हरियाणा में और आज की डिबेट का मुद्दा क्या है, तो आप सुन लीजिए। उदय भान आज गए हैं हाईकोर्ट, सारे कंसेप्ट क्लियर, पीसीआर आप सुन नहीं रहे, इनकी ऑडियो डाउन कीजिए। बिल्कुल। तो मुद्दा ये है, तो आप क्यों कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं वो पूछिए। इस तरह से डिबेट होती है? नए नए प्रवक्ता बने क्या सेहवाग जी? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कह के, लेकिन आप कल भी समय खराब कर रहे थे, आज भी समय खराब कर रहे हैं आप। मुद्दा आपके मीडिया कोऑर्डिनेटर को पहले बता दिया जाता है, उसके बाद आप लोगों को डिबेट में बुलाया जाता है। कांग्रेस जो आरोप, या तो आप उदय भान को सीरियस नहीं ले रहे हैं, उदय भान जो आरोप लगा रहे हैं उनको सीरियस नहीं ले रहे हैं, उदय भान हाईकोर्ट गए उसे सीरियस नहीं ले रहे हैं, जो आप ये कह रहे हैं हमें इस मुद्दे पर बात ही नहीं करनी है। आपके बड़े बड़े नेता बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, उस पर कुछ कहना है तो कहिए, उठाइए इनकी ऑडियो। ये बात नहीं बोली, बोले। किससे बोल रहे हो आप? आपसे बोल रहे हैं सेहवाग जी। ज्योति जी देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कल भी हमारी यही बात हुई थी, मैं मुद्दे की बात की पे ही कर रहा हूं। जब इन्हें जांच करवाने से क्या ऐतराज है, ये अपना ऐतराज बताए भाई। जब ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा, आप स्पष्ट हो जाएगा, प्रदेश की जनता में भी स्पष्ट हो जाएगा। अगर कांग्रेस भ्रम फैला रही है, वो जिस व्यक्ति ने उन्हें 7:30 बजे मैसेज किया है, ये तो 1-2 दिन की जांच में स्पष्ट हो जाएगा। हम तो जांच से मना ही नहीं कर रहे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को घुमा रही है जलेबी की तरह गोल गोल। हम नहीं, ये कह रहे हैं हम सीरियस नहीं लेते कांग्रेस को, मैं यही तो कह रही हूं ना कि बड़ोली कह रहे दिमाग का इलाज करवा ले उदय भान,
अनिल विज कह रही है अपने सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं, इनको हार पर रोना ईवीएम का ही रोना है। कृष्ण बेदी ये कह रहे हैं कि आप 5 लोकसभा सीटें जब हरियाणा में जीते थे, क्या तब ईवीएम खराब नहीं थी? विधानसभा में 37 सीटें आप जीत गए हरियाणा में, उन 37 हलकों में ईवीएम खराब नहीं थी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। जनाब, उस पर तो जवाब दिए जा चुके हैं, उस पर आप रिएक्शन दीजिए। अब जब बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं, हमने तो ज्योति जी 14 सीटों को आइडेंटिफाई किया है। जिन 14 सीटों को हमने आइडेंटिफाई किया है वो कुछ हमने जो पार्टी में होमवर्क करके ही उनको आइडेंटिफाई किया है। सबसे फीडबैक ले रही है पार्टी, और अगर आप मीडिया को अब इससे ऐतराज है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देर सवेर कभी ना कभी मीडिया, ऐसा मीडिया भी आएगा जो हमारी आवाज उठाएगा। सोशल मीडिया ने भी हमारी आवाज को उठाया। चलिए ठीक है, आपकी आवाज अभी मीडिया ही उठा रहा है, तभी आप बोल पा रहे हैं। हरियाणा न्यूज में प्लेटफॉर्म भी है आपको, तभी आपको दर्शक सुन रहे हैं। मीडिया आपका ही मुद्दा उठा रहा है, मीडिया आपके ही, और किसी की मैं गारंटी नहीं ले सकती। कम से कम हरियाणा न्यूज तो उठा रहा है कि ठीक है, मुख्य विपक्षी पार्टी अगर कोई आरोप लगा रही है तो हम उन आरोपों को दिखाएं। हम दिखा रहे हैं। रेड्डू साहब, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, आपकी पार्टी से प्रवक्ता पंजेटा जी कह रहे थे ज्यादा परेशानी है तो जहां 37 सीटों पर कांग्रेस जीती है वहां से रिजाइन दे दें विधायक, बैलेट पेपर पर चुनाव करा लें, हम साथ हैं। हाँ, देखिए, पंजेठा जी को मैं नहीं सुन पा रहा था, लेकिन मैं अपने तौर पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये खामखा की वाहियात की बातें कर रहे हैं। जनता के सामने से जो गलतियां हो रही है उनको छुपाने के लिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। ये जांच पर जोर दे रहे हैं। भाई, जांच किसकी करे? उस व्यक्ति को सामने लेकर के आओ जिसने आप मैसेज भेजा है, उस व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी। भाई, आपने कैसे तैयार किया, कैसे किया, क्या सिस्टम में से आप क्या आपने कैसे इस तरह की मैसेजिंग शुरू करी है, उस आदमी का तो हम नाम नहीं बताएंगे और सरकार के लोग इधर उधर भागते फिरते जाएं। तो ये कौन सी जांच करवाना चाहते हैं? इस तरह की कोई जांच नहीं होती। मैं कहना चाहता हूँ, देखो, जब रिजल्ट आया 8 अक्टूबर को, उस टाइम सबसे सर्वप्रथम कांग्रेस के द्वारा इल्जाम लगाया गया कि ईवीएम में हेराफेरी हुई है। कुछ दिनों बाद कह दिया गया बाबरिया की गलती है और संगठन की कमी रही है, इस वजह से हम आ रहे हैं। अब इन्होंने पकड़ लिया मैसेज को कि भाई ये मैसेज आया है और वास्तव में ये सिद्धांत होना चाहिए। असल बात यह है कि जिस प्रकार से इस पार्टी में आपस के झगड़े हैं, आपस की फूट है, वो एक बड़ा काम रहा। ये एक दूसरे नेताओं को दहशत बताने का काम करते थे, ये नौकरियां लगाने की बात करते थे, नौकरियां बांटना शुरू कर दिया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, मैं और मेरी सरकार उभर करके सामने आई। ये सारे के सारे रीजन, एक बात तो मैं बता देता हूँ ज्योति जी आपको, मेरा उचाना हल्का मेरे जींद का हल्का है, जहाँ से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह 32 वोटों से मात्र आ रहे हैं, वहां पर 3 नेता कांग्रेस के निर्दलीय लड़ रहे थे और लगभग वो जो है ना 50-60 हजार वोट वो लेकर के गए हैं। तो ऑटोमेटिकली इनकी हार होनी ही होनी थी। यही कारण की हार कर रहा है और कोई भी, इन्होंने खुद कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेस को खाने का काम किया, प्रदेश में भरपूर साथ देने का इनका काम किया था और इनकी इसी नीति के कारण जो है कभी आप लोगों के दिल में शंका नहीं आई कि आप लोग भी तो लगातार हार ही रहे हैं, ये हो सकता है ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो? नहीं, हमारे मन में कोई शंका नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस बात की बिल्कुल घोषणा करती है और मैं आज आपके लोकप्रिय चैनल के मन से बात कहता हूँ, ईवीएम वगैरह में किसी प्रकार की कोई गड़बड़, कोई घोटाला नहीं हुआ है। हरियाणा प्रदेश के लोगों की वोटों का पोलराइजेशन हुआ। भारतीय जनता पार्टी को निकालने के लिए प्रदेश से उन्होंने कांग्रेस का साथ देने का काम किया, जिसकी वजह से हमारे को कम वोट मिले। हम कोई अनाप शनाप इस तरह की बातें नहीं करते। जनता के जो उन्होंने दिया है मैंडेट, उसको हम सिर माथे लगाते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। अब कांग्रेस पार्टी को जो काम करना चाहिए वो तो काम कर नहीं रहे। अब भी ये आपस में लड़ाई झगड़े इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आज प्रदेश के किसानों का क्या हाल है, उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनको खाद नहीं मिलता, पानी नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिलता, जबरदस्ती दूसरे प्रोडक्ट जो है ना, बाई प्रोडक्ट उनको थोपे जा रहे हैं। उसकी लड़ाई लड़ने की बजाय ये उसी एक मुद्दे को लेकर के घूम रही है जो कि हाथ से निकल चुका है, जा चुका है, इनकी अपनी कमजोरियों के कारण जा चुका। अब ये कितना भी इधर उधर की बातें करते हैं, प्रदेश की जनता का इनके प्रति मोहभंग हो चुका है। 2019 में प्रदेश की जनता ने कोशिश की कि कांग्रेस को अच्छी वोटें दे दो ताकि बीजेपी से छुटकारा मिल जाए। लोकसभा में प्रदेश की जनता ने भरपूर प्रयास किया, तन मन धन से जोर लगा के कि भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटें हरानी है, लेकिन वो भी कांग्रेस ने जानबूझ करके 5 सीटें उनको जितवाने का काम किया। सबको पता है किस प्रकार से गलत टिकटों का वितरण हुआ और अब विधानसभा में प्रदेश की जनता ने फिर प्रयास किया
एक मौका और देखते हैं, कांग्रेस शायद बीजेपी से छुटकारा दिलवा दे, लेकिन इस बार फिर इन्होंने बीजेपी को जो सत्ता सौंपने का काम किया, ये कांग्रेस के कारण ही हर बार बीजेपी की जीत होती है। और अब प्रदेश की जनता ऊब चुकी है, अब इनके साथ नसीब लगेगी। अब हर व्यक्ति के मुंह से ये मतलब बात आ रही है कि भाई हमने पूरा जोर लगा करके देख लिया, कांग्रेस तो स्वयं बीजेपी की साथी बन गई है और इनकी साथी बन करके इनको आगे बढ़ाने का काम करती है। ये आप कितना भी घूमते फिरते रहे, इसका इनको कोई बेनिफिट मिलने वाला ठीक है, जादव साहब का रुख करेंगे, उससे पहले सियाग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए आप। देखिए ज्योति जी, मैं कल भी आपके साथ डिबेट में था, पंजेटा जी को भी आपने भी दर्शकों ने भी सुना होगा और मैं आज रेड्डू साहब को भी सुन रहा हूं। एक बात इस डिबेट में देखिए, चाहे ईवीएम पे स्पष्ट हुआ हो ना हुआ हो, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि जो इनेलो पार्टी है वो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के हाँ में हाँ मिला रही है। वो मैं समझता हूं कहीं भी जो दर्शक भी देख रहे होंगे कि कहीं भी ऐसा नजर ही नहीं आ रहा कि वो विपक्ष की पार्टी है। अरे कुछ आपके भी दो विधायक तो हैं, कुछ तो आपको सोचना चाहिए। आप तो बिल्कुल सरेंडर कर चुके हो। तो देखिए, ये मुझे कल भी मैंने देखा, आज भी इनका नोटिस किया, ये विपक्ष की बात ही नहीं रखना चाहते। तो ये मैं एक बात रखना चाह रहा था। धन्यवाद। ज्योति जी, एक 5 सेकंड, प्रियदर्शनी जी को म्यूट कर रखा है क्या? इनकी आवाज नहीं मिल रही सर। ज्योति जी, चलिए, इनकी आवाज मिल रही है, बोलिए रेड्डी साहब बहुत जल्दी। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बिल्कुल विपक्ष की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के हर ऐसे मुद्दे को जो जनविरोधी है उसके लिए हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, लेकिन हम कहेंगे अगर कोई गलत होगा, विपक्ष भी गलत होगा तो उसको भी हम गलत कहेंगे। और आज कांग्रेस जो है ना बड़े विपक्ष है और वो गलत है, तो गलत को गलत कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। जादव साहब, क्योंकि आरोप बीजेपी पर ही लगाए जा रहे हैं, तो जाहिर है कांग्रेस को सरकार पर या किसी भी एजेंसी पर तो यकीन नहीं होगा। शायद ये भी एक कारण है कि अदालत का रुख किया गया आगे। हाँ, वो जैसे पहले भी कहा जा रहा था कि हम जो है ना ईवीएम में हैक करने के कुछ सबूत एकत्रित करके फिर अदालत में जाएंगे, उन्होंने अपनी बैठकों पर कहा है। तो वो चलिए, वो अदालत में चले गए, लेकिन अब ये एक नई सूचना के 14 जो है सीटें जो विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम हैक की गई, उनको जो है मैनेज किया गया। तो ये एक नई सूचना, ये एक नया खुलासा है, उसको लेकर गए। अब देखते हैं कि अदालत किस तरह से मानती है इसको, ये देखने की बात है। सवाल ये है कि कुछ चीजें तो कांग्रेस की हार के कारण कुछ सामने ही दिखाई दे रहे थे, जैसे कि अभी उचाना का उदाहरण दिया जा रहा है कि वहां ब्रजेंद्र सिंह जी 32 वोट से हार गए मात्र। तो वहां इसलिए कि बागी भी खड़े हुए थे कांग्रेस के, और भी कई सीटों पर जैसे शारदा राठौर का भी नाम आ रहा था कि वो खड़ी हुई थी बागी। कुछ लोग तो अभी चुनाव परिणाम आने के बाद भी कह रहे हैं शारदा राठौर को टिकट दिया जाता। अंबाला कैंट का भी जिक्र कर रहे थे, कई सीटों का। अंबाला कैंट का भी चित्रा सरवारा को नहीं दिया गया। अगर चित्रा सरवारा को दिया जाता तो हो सकता है अनिल विजी हार जाते। तो कई तरह के बात है। और रघुवीर कादियान की ओर से कहा गया कि अगर हम टिकट सही से विधानसभा में, उनकी ओर से कहीं ना कहीं ये कहा गया कि अगर अंबाला कैंट में टिकट किसी और तरह से बढ़ जाते तो आप तो विधानसभा भी नहीं पहुंच पाते, जो उनके कहने का भाव था। ये तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधानसभा में इस बात को कहीं ना कहीं एडमिट कर रहे हैं कि चित्रा सरवारा को अगर टिकट मिल जाता तो अनिल विज तो विधानसभा भी नहीं पहुंच पाते। तो एक तरफ तो आप टिकटों के बंटवारे पर भी थोड़ी थोड़ी शंका जाहिर कर देते हैं, संगठन की कमी को भी आप कारण मान रहे हैं, भितरघात को भी आप कारण मान ही रहे हैं, फिर उसके बाद बच जाता है ईवीएम को लेकर आरोप लगाना, फिर उसके बाद ये मैसेज आता है कल ही, और आज अदालत पहुंच जाते हैं उदय भान। कल ये मैसेज मीडिया में सामने आता है, हालांकि 8 तारीख का ये लोग हवाला दे रहे हैं। जादव साहब बोले। नहीं, देखिए, कुछ भी हो सकता है। ईवीएम के बारे में हम ये नहीं कह रहे कि हम ईवीएम को क्लीन चिट दे दें, लेकिन सवाल ये है कि कुछ बहुत सारे तर्क ऐसे हैं जो उन तर्कों को देखते हुए ये ईवीएम पर जो दोषारोपण है वो कहीं ठहरता नहीं है। तर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में बहुमत क्यों नहीं हासिल कर पाई। अगर उसके पास ईवीएम में मैनेजमेंट करने का सारा टेक्निकल बंदोबस्त है उसका, तो फिर वो बहुमत तो साधारण बहुमत तो हासिल करती ना। तो वो तो है अपने गठबंधन में दूसरे दलों के समर्थन पर निर्भर करती सरकार उनकी। और इसके अलावा हरियाणा में ही कई सीटों पर, जैसे सिरसा सीट पर उन्होंने अपना कैंडिडेट हटाया बीजेपी ने, और वो गोपाल कांडा को उन्होंने रास्ता दे दिया इसलिए कि कांग्रेस को हराया जा सके, लेकिन कांग्रेस वहां नहीं जीत पाई। तो कांग्रेस इसके बावजूद वहां जीत गई।
तो गौपाल कांडा नहीं जीत पाए। तो सवाल यह है कि अगर वहां बीजेपी मैनेजमेंट करने की स्थिति में होती तो फिर वो गोकुल सेतिया को हरा सकती थी, लेकिन चलिए वो मैं तो देखिए जीत हार क्योंकि ये जनता का फैसला है और जनादेश का सम्मान होना ही चाहिए। हम डिबेट की शुरुआत में कल भी मैं इस बात का जिक्र कर रही थी, ठीक है जनता ने जो भी फैसला लिया अपने विवेक से वोट किया, उस पर बार बार सवाल उठाना, आरोप लगाना, क्या ये सही है, क्या इसका संदेश ठीक जा रहा है? प्रियदर्शनी जी, सेहवाग जी ने एक सवाल पूछा, इनको शिकायत बहुत रहती है कि आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, बीजेपी उत्तर नहीं दे रही कि मोहनलाल बडोली तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या वो खुद के साथ भी जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं? लोकसभा में जिस तरह से हारे, ऑडियो उनकी ओर से खुद जारी किया गया, भीतरघात हुआ, तो आप जब कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी या भीतरघात को एक कारण मानते हैं तो बीजेपी में जो भीतरघात है उस पर भी उत्तर दें। ये सेहवाग जी का प्रश्न है। ज्योति जी, मैं आपको बताऊं, पहले तो कल आपने एक बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन इनसे योगेश जी से पूछा था, इसका ये जवाब नहीं दे पाए थे कि चलिए अगर आपको ये लगता है कि ईवीएम में प्रॉब्लम है, ये वो है, जो भी इनके विधायक है वो इस्तीफा दे दें और उसके बाद बैलेट पे अपने अपने क्षेत्रों में वोटिंग करवा लें। क्या तैयार है इस चीज के लिए? मैं इनसे ये प्रश्न नहीं, बैलेट का फैसला तो सरकार को लेना होगा ना, ये लोग खुद नहीं करवा पाएंगे। हाँ, ये तैयार तो हो जाए, एग्री तो करें। मैं तो बोल रही हूँ कि एग्री कर ले। चलिए चुनाव आयोग को जो करना है, सरकार को जो करना है, ठीक है, लेकिन एक चैलेंज तो इनके सामने है कि ये मांग कर दें कि विनैलो ये कह रही हम भी साथ हैं इस मांग में, ये कम से कम ये मांग करें कि हम तो ईवीएम से चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। इसमें ये ना हो कि जीत गए तो स्वीकार गए, हार गए तो ईवीएम खराब गए, ये ना हो। हाँ, कल तो यही बात कर रहे थे ना, कल जो इनेलो के हमारे प्रवक्ता साथी आए थे उन्होंने तो बोला था कि मैं इसमें कांग्रेस के साथ आ जाऊंगा, हमारी पार्टी साथ दे देगी। तो मैं आपको बताऊं, शारदा राठौर का जो एग्जाम्पल दिया इन्होंने, शारदा राठौर जी का सबको मालूम है कि जब वो नामांकन करने जा रही थी, उनके भाई के पास डॉक्यूमेंट थे, वो डॉक्यूमेंट भी छीन के ये भाग गए कांग्रेसी। ये देखिए ये किस किस्म की ऊंची हरकतें करते हैं, ये तो हुआ है। चलिए बडोली जी पर थोड़ा सा आंसर दीजिए आप, समय कम है, भाग गए थे। हाँ, और बडोली जी की बात जहां तक बोले तो बडोली जी ने एकदम करेक्ट बात बोली है कि हुड्डा साहब एंड पार्टी का दिमाग खराब हो चुका है, उनको दिमागी संतुलन की जरूरत है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के भीतर घाव क्या आपने बात की है, तो मैं आपको एक आज का उदाहरण बता रही हूँ। आज मैं अरे योगेश जी बात सुन लो प्रभु सुन लो। तो मैं आपको बता रही हूँ आज का एग्जाम्पल, मैं आज एक इंटरव्यू देख रही थी नितिन गडकरी जी का, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो उनसे पूछा जी देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी आप दोनों कंपटीशन में हैं। बोले जी हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता, मैं सेंटर में काम कर रहा हूं, मुझे अपनी भूमिका दे रखी है, देवेंद्र जी का काम महाराष्ट्र में स्टेट संभालना है। तो हमारे यहाँ जो प्रोटोकॉल है, जो प्रोफाइल है, वो सबको निर्धारित कर रखे। इन लोगों की तरह कंफ्यूजन नहीं है कि जिसकी डकली उसका उसके राज है। इन्होंने चिरंजीवी राव अजय यादव ने साफ कैप्टन अजय यादव ने इनके पर साफ इल्जाम लगाया है कि उनके बेटे को हराने में हुड्डा साहब का हाथ है। अब बताओ, आपकी पार्टी के लोग ही बोल रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग ही बोल रहे हैं हुड्डा साहब के साथ एक हुड्डा साहब का हाथ है, ऐसा तो कोई बयान नहीं है उनका। चौधरी को आपने मजबूर कर दिया पार्टी छोड़ने। मामन खान के बयानों की तो बात जरूर कर रहे हैं, नहीं है? प्रियदर्शनी जी, ज्योति जी आप जवाब नहीं दे रही है। मामन खान जी के बयानों का नहीं, अजय जी ने ये बात बोली है। जवाब नहीं दे रहे। चलिए समय अभी कम है, लास्ट कमेंट, ये मोहनलाल बडोली को लेकर जवाब देना चाहते हैं। हालांकि वो बहुत क्लियर है, वो पब्लिक डोमेन में वो बार बार कह रहे हैं कि भीतरघात की जानकारी हाईकमान को है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, वो कह रहे हैं कार्रवाई होगी। चलिए मैं लास्ट कमेंट आपसे ही क्या बोलूं, आप एक बार फिर से मुद्दे पर ही बात करें, क्योंकि अब हाईकोर्ट गए हैं तो क्या बाकी जो उम्मीदवार थे 13 वो भी जाएंगे, अलग अलग याचिकाएं ही लगाई जाएंगी, या इस याचिका पर क्या रुख रहेगा अदालत का वो देखा जाएगा पहले? और अदालत में तो चूंकि इतने गंभीर आरोप आप लोग लेकर जा रहे हैं तो जाहिर है जिसने मैसेज किया कि उसे भी पेश करना ही होगा। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है प्राइमा फेसी कोर्ट ये देखेगी कि हमारा जो रिट पिटीशन है हमारी बिल्कुल बनती है और उसको एडमिट भी करेगी और नोटिस भी होगा। और इसके साथ साथ देखिए, अब आज की भी डिबेट में उन्होंने प्रियदर्शनी जी ने कोई जवाब नहीं दिया अपने प्रदेश अध्यक्ष के बारे में। मेरा ये पॉइंट भी नोट कीजिए, और दर्शक भी सुनना जानना चाहते थे, लेकिन हर समय ये कांग्रेस का फोबिया नजर आता है।
अपनी पार्टी के बारे में भी इंटरनल जवाब दीजिए। आज 8 महीने हो बोला गए है उन्हें कि न्याय मिला। कांग्रेस पार्टी का दिमाग प्रदेश खराब अध्यक्ष है, आपके वो उनका साहब का उन्होंने दिमाग खराब है, पुलिस बाबा जी समेत का दिमाग अनुशासन खराब है, की शिकायत उसमें की भी कुछ थी। बोलिए। आप अपनी पार्टी का तो जवाब दीजिए। आप कैसे प्रवक्ता हैं? आप अपनी पार्टी का स्टैंड अरे रखिए। बाबरिया जी का मैं दिमाग तो मेरी खराब है, पार्टी ये का बोल रहे जवाब दे हैं रहा लाल हूं। बटोली जी, इसमें भी कुछ बोलिए। अब आप बडोली जी पे बोले ना, क्या ज्योति जी, क्या मेरी बात आप आप जायज समझ में आ रहे हो लीजिए कम से हॉस्पिटल में कम। क्या करने गए मैं थे? आपसे अपना उम्मीद दिमाग का करता इलाज हूं। करवाने के लिए गए थे। मैं ज्योति जी आपसे उम्मीद करता हूँ। नहीं मुझसे उम्मीद आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर पहले से ही सामने है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मोहनलाल बडोली तो लगभग रोजाना कह रहे हैं कि जो भीतरघात हुआ है, जो भी हुआ वो हाईकमान के संज्ञान में है, उस पर काम होगा, उस पर कार्रवाई होगी। क्या नया जानना चाह रहे हैं आपसे आज भी? क्या नया जानना चाहते हैं आप? आज 8 महीने हो गए हैं। रेड्डी साहब लास्ट कमेंट आपका। 8 महीने उन्होंने विद प्रूफ आप दोनों अभी रुकिए, अब समय कम है। रेड्डी साहब आप बोलिए। हाँ, जैसी जी मैं पूछना चाहता हूँ, राई हल्के के इनके बहुत ही वरिष्ठ नेता है जय केसरी, उनका बयान शायद उन्होंने सुना होगा। उन्होंने बिल्कुल, वो भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, उन्होंने स्वयं ये बात कही है कि हम यहाँ से जो हमारे कैंडिडेट को हराने वाले माननीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है, रामनाथ घोड़ेला बरवाला वालों ने स्वयं अपने बयान में कहा और वीडियो भी दिखाई है कि मुझे हराने वाले जयप्रकाश जी हैं, जेपी हैं। इसी प्रकार से शमशेर सिंह गोगी ने बयान दिया कि मुझे हराने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उन्होंने कहा कि मेरे कैंडिडेट ही नहीं है ये, और वो कहना कि मैंने बता दी है। इसी प्रकार से अम्बाला में अगर सिक्का सरवारा इलेक्शन नहीं लड़ती तो इनका कैंडिडेट वो परिक्रता कौन था, वो जीता रहेगा। वो कुल मिलाकर के इन कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस को खाने का काम किया, और जो ये बार बार जनता के मैंडेट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जनता का अपमान कर रहे हैं, जनता सब सुन रही है, जनता ने जो मैंडेट दिया उसको ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये भी जनता का अपमान है। और जनता आने वाले अगले इलेक्शनों में इनको और बड़ा सबक दिखाने का काम करेगी। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी ने विधानसभा सदन के ऊपर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया, हमारे दोनों विधायकों ने ऐसे ऐसे प्रश्न दागने का काम किया। नशे के ऊपर हमने प्रश्न पूछे, हमने सरकार से जवाब मांगा, रोजगार के ऊपर मांगा, खाद के ऊपर मांगा, डीएपी के ऊपर, और इसके अलावा और आवास के ऊपर मांगा। हमने सरकार को घेरने का काम किया। लास्ट चर्चा का जानूंगी आपसे। बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है, शहरी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, कांग्रेस ने हार से सबक नहीं लिया के, क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस कभी चुनावों की परवाह नहीं करती। जिस तरीके से बहुत वेल प्लान्ड तरीके से चुनाव लड़ा जाना चाहिए उसकी कोई परवाह नहीं करते। वो संगठन की जरूरत ही महसूस नहीं करते। वो जवाब दे देते हैं। अगर कोई मीडिया का सवाल होता है वो कहते हैं कि हमारे जो है जिला स्तर पर तमाम जो है कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि हैं वो क्या करेंगे, वही ये संगठन को चलाने का काम करेंगे, चुनाव कराने का काम करेंगे। तो कांग्रेस जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अगर कम्पीट करते हैं, ये उनको तो देखें कि उनकी तैयारियों का तौर तरीका क्या है। वो बूथ लेवल पे चले गए, वो पन्ना लेवल पे चले गए, उन्होंने शक्ति केंद्र बना लिए, उन्होंने त्रिदेव बना लिए। तमाम तरह के जो टर्म्स और संगठन को जिस तरह से उन्होंने माइन्यूट लेवल पर, माइक्रो लेवल पर विभाजित किया है और चुनाव की तैयारी की, वो सब देखें। अब इनके यहाँ तो वहां तो गुटबाजी है, तो वो एक तरह से कंट्रोल्ड है। इस तरह की बयानबाजी नहीं कि खुल के आ जाते। वैसे तो मोहनलाल बडोली भी जब सोनीपत से हार गए थे तो उन्होंने कहा कि मेरे को कार्यकर्ताओं ने साथ नहीं दिया, वितरघात हो गया। तो वितरघात की बात तो चलती रही, वहां भी है, लेकिन वहां कुछ ना कुछ कंट्रोल है और वहां एकजुट होकर वो चुनाव लड़ते हैं। और अभी भी जब हारते हैं तो उसकी पूरी समीक्षा होती है, हायर लेवल तक जाती है बात, और उसके हिसाब से सारा जो है परिवर्तन किया जाता है, रणनीति बदली जाती है। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस तो अभी भी गुट में बदली हुई है। नेता प्रतिपक्ष को लेके भी गुट चल रहा है, कोई किसी को निष्कासित कर रहा है, कोई कह रहा है निष्कासन का पत्र फर्जी है, और नीचे के लेवल पर कोई संगठन नहीं। निकाय चुनाव अगर लड़ने हैं तो नीचे संगठन की जरूरत है। अब सवाल यह है कि आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपने संगठन पर तो पहले ध्यान दीजिए। वो आपका घर है, जब घर मजबूत नहीं होगा तो आप वो कैसे मुकाबला कर पाएंगे जो बाहर से आक्रमण हो रहा है, या वो नीचे जो है सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है आप उसको नहीं हरा सकते। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने की। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है ईवीएम खराब होने के, इसे लेकर अदालत पहुंचे उदय भान, इसी को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।